देखिए, गुड मॉर्निंग। अब एक्सक्रीटरी ऑर्गन किडनी लोकेशन कहाँ प्रेजेंट रहता है? इन एब्डोमिनल कैविटी। और towards the dorsal side two in number, along with ureters दो होते हैं एंड यूरिनरी ब्लैडर वन constitute the excretory system of human body। ठीक है, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम का मेजर पार्ट किडनी है। वो अकेले काम नहीं करता, उसके सपोर्ट के लिए दो ट्यूब्स रहते हैं, इन्हें यूरेटर्स कहते हैं। और इन यूरेटर का जो फ्लूइड है वो आके जमा होता है एक टेम्पररी कलेक्टिंग साइट में, वो है यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, फिल्ट्रेशन प्रिंसिपल यहाँ पे अप्लाई होता है एज वेल एज एब्जॉर्प्शन। दोनों चीजें साइमल्टेनियसली चलती हैं, जिसमें फिल्ट्रेशन भी होता है, एब्जॉर्प्शन भी होता है। नाउ इसको अगर हम लोग रफली ड्रॉ करें तो किडनी का शेप ऑलमोस्ट आता है बीन शेप्ड। ये ऑलमोस्ट बीन शेप्ड दिखाई देगा। एक इसमें इनवर्ड डिप्रेशन रहता है, अंदर की तरफ दबा हुआ हिस्सा, इसे हम लोग कहते हैं हाइलम। और इसी हाइलम से इससे जुड़े हुए रहते हैं ट्यूब्स। और ये ट्यूब ओपन होते हैं एक ब्लैडर में, उसे हम लोग यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। और यही ट्यूब्स हैं यूरेटर्स। अलोंग साइड फिल्ट्रेशन, इसको फिल्टर प्रोसेस किसके लिए अप्लाई करेगा, किस चीज का फिल्टर करेगा? ब्लड का। तो नेचुरली इसमें ब्लड एंट्री होना चाहिए, तो ब्लड एंटर करेगा, एग्जिट भी करेगा। तो ब्लड एंटर करने के लिए यही रास्ता अप्लाई करता है हाइलम ही, और यहीं से बाहर की तरफ भी जाता है। तो ये हो गया इस तक पहुंचने वाला रीनल आर्टरी, और इससे बाहर निकालने के लिए ब्लड के लिए रास्ता है रीनल वेन। अब आगे देखिए, ये जो है यूरिनरी ब्लैडर, ये आगे चल के ओपन होता है एक ट्यूब में, इसे हम लोग यूरेथ्रा कहते हैं। हमेशा याद रखिएगा, किडनी के ऊपर एक
एंडोक्राइन ग्लैंड वन पेयर प्रेजेंट होता है, एक किडनी के ऊपर एक करके, यह है एड्रिनल ग्लैंड। और अलोंग साइड इसमें कुछ फैट बॉडीज रहते हैं, इसके चारों तरफ कुछ फैट बॉडीज रहते हैं। देखिएगा इसका रीजन क्या है। एड्रिनल ग्लैंड एक प्रकार का हार्मोन सिंथेसिस करता है, वो स्टेरॉयडल हार्मोन कैटेगरी में आते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड कहते हैं। उनके कॉर्टेक्स यानी एड्रिनल कॉर्टेक्स से वो रिलीज होते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड हैं। ये फैटी हॉर्मोन्स है, यानी इनका नेचर फैट्स की तरह का होता है, स्टेरॉयडल है, स्टेरॉइड्स आर ए काइंड ऑफ फैट्स, इसीलिए उनको सिंथेसिस करने के लिए इसे फैट से सपोर्ट चाहिए। दैट इज द रीजन व्हाई इट हैज एसोसिएटेड फैट बॉडीज। ठीक है, अब आते हैं वापस किडनी के फंक्शन पर। इधर मिटा सकते हैं। साइमल्टेनियस एक्शन कीजिएगा, है ना। बोर्ड पे जो लिखा जाए उसको टाइम सेव करने के लिए इमीडिएट नोट करने की कोशिश कीजिएगा। और इसी हाइलम के एरिया से नर्व्स भी एंटर करते हैं। नर्वस सप्लाई इसमें होता है, न्यूरॉन्स का सप्लाई रहेगा इसे कंट्रोल करने के लिए, तो इसलिए न्यूरॉन्स भी इसी रास्ते एंटर करते हैं, हाइलम के ही रास्ते किडनी में। ठीक है, ये कोई खास बात है नहीं, ये हम लोग जानते ही हैं, 10th के स्टडीज में पढ़े ही होंगे, जहां हम लोग को पढ़ना रहता है लाइफ प्रोसेसेस, ये मिला ही होगा। नाउ एनाटॉमी ऑफ किडनी, वहां तक हो गया। फिगर का नेमिंग करना चाहिए। फिगर है एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। किडनी थोड़ा स्पेस लेकर आउटलाइन ड्रॉ कीजिए। हो गया इस तरफ, तो थोड़ा स्पेस लेके आउटलाइन ड्रॉ कीजिएगा, बहुत सारी चीजें इसमें देखनी है हम लोग को। ग्रॉसली इस किडनी को दो हिस्से में बांटते हैं, आउटर एंड इनर। ठीक है, ये इनर पार्ट, सॉरी नॉट इनर, inner part and this is outer part.
आउटर एरिया को हम लोग कॉर्टेक्स कहते हैं और इनर पार्ट को हम लोग, इनर एरिया को मेडुला। तो किडनी का है ना, तो इंडिकेट करने के लिए हम लोग इसे कह लेते हैं रीनल कॉर्टेक्स, और ये हो जाएगा रीनल मेडुला। इस कॉर्टिकल रीजन में बहुत सारे पिरामिडल स्ट्रक्चर्स नजर आते हैं। इस तरह से, तो पिरामिडल स्ट्रक्चर है, रीनल पिरामिड कह दें। ये भी है। अब ये जो है ओपन होते हैं, प्रत्येक रीनल पिरामिड एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में ओपन होता है। प्रत्येक रीनल पिरामिड एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में ओपन होता है। ये है रीनल कैलिक्स। सभी रीनल कैलिक्स एक जगह कलेक्टिवली खुलते हैं, इन्हें कहते हैं रीनल पेल्विस। इनमें ऐसे स्मॉल प्रोजेक्शंस हम लोगों को नजर आते हैं। ये दरअसल फाइन ओपनिंग्स हैं किडनी के फंक्शनल यूनिट के, जिन्हें हम लोग कहते हैं नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के ओपनिंग्स रीनल पिरामिड में आके ओपन होते हैं, और ढेर सारे नेफ्रॉन के ओपनिंग एक रीनल पिरामिड में जब ओपन होता है, फिर उससे उसका ओपनिंग आता है रीनल कैलिक्स में। सभी रीनल कैलिक्स एक कॉमन एरिया में खुलते हैं, दिस इज रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस बाहर की तरफ निकलता है थ्रू द यूरेटर। ये है यूरेटर। ये जो रूट है, दैट रूट इज फॉलोड फॉर द पैसेज ऑफ यूरिन। यूरिन फॉर्मेशन के बाद, नेफ्रॉन में यूरिन फॉर्मेशन के बाद ये ड्रेन आउट होता है किसमें? पिरामिड में। पिरामिड से यूरिन आता है कहाँ? कैलिक्स में। फिर जाके कलेक्ट होता है रीनल पेल्विस में। रीनल पेल्विस से ये ड्रेन आउट होता है यूरेटर में, और यूरेटर आके खुलता है बड़े से एक स्ट्रेचेबल एरिया में। ये है यूरिनरी ब्लैडर। अब एक चीज गौर कीजिएगा, इनके बीच में, रीनल कैलिसस के बीच में कुछ स्पेस है ना। इस स्पेस को कहते हैं कॉलम और बर्टीनी।
राइट, उस साइड हो गया। अगर डिस्क्रिप्शन देखें each kidney has two parts, outer cortex, importance, houses the major portion of its मतलब यहां पे किडनी, मेजर पोर्शन ऑफ इट्स फंक्शनल यूनिट, दैट इज नेफ्रॉन। पहली खास बात, ये जो कॉर्टेक्स है, कॉर्टिकल रीजन में नेफ्रॉन का ज्यादातर हिस्सा रहता है, थोड़ा ही सा हिस्सा मेडुला की ओर आता है, क्योंकि मोस्टली मेडुला के जो पार्ट हैं वो कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं काम करने के लिए, वो यूरिन कलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। यूरिन फॉर्मेशन के लिए मेजर पोर्शन जो रिलेटेड है वो है कॉर्टेक्स। दूसरा चीज आगे चल के आप देखेंगे, इसका जो मेडुलरी पोर्शन है, रेनल मेडुला, वो वाटर के मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो पहला हिस्सा देखे क्या कि कॉर्टेक्स जो है, जो इसका बाहरी एरिया है, उसमें मेजर पोर्शन ऑफ द नेफ्रॉन्स रहते हैं। ठीक है, और इसका ये फंक्शनल यूनिट भी है। यहां तक तो हम लोग 10th में पढ़े ही हुए हैं, इसमें अभी तक तो कुछ खासियत आया नहीं, फिर भी। नेक्स्ट है द इनर पोर्शन इज द मेडुला। और मेडुला की खासियत क्या है, ये यूरिन कलेक्शन एंड मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन में पार्टिसिपेट करता है। इट हाउसेस रेस्ट पार्ट of the nephrons participate in the urine passage and water reabsorption through rest part of nephron। ये कैसे, ये आगे जब और डिटेल में हम लोग नेफ्रॉन की स्टडी करेंगे तब पता चलेगा। फिर देखिएगा द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, और ये है नेफ्रॉन। तो हम लोग को कॉन्सेंट्रेट करना है नेफ्रॉन पे।
और नेफ्रॉन के दो मेजर हिस्से होते हैं, यानी इसे हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक है कैपिलरी नेटवर्क और दूसरा है ट्यूब्यूलर नेटवर्क। यानी ये ब्लड कैपिलरी और फाइन ट्यूब्यूल्स, ट्यूब जो बहुत छोटे होते हैं, पतले होते हैं जिनके, है ना, बोर एरिया, उनको हम लोग ट्यूब्यूल कहते हैं। तो कैपिलरी और ट्यूब्यूल्स से मिलकर ये बनते हैं। इस तरह मिटा सकते हैं। ये तो हो गया। नेफ्रॉन के बारे में पहला इंफॉर्मेशन, ये जो कैपिलरी नेटवर्क है ये बने होते हैं ग्लोमेरुलस, पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज एंड ए स्पेशल पार्ट, एक को अलग कर दें, ए स्पेशल पार्ट जिसे कहते हैं वासा रेक्टा। और ये ट्यूब्यूलर पार्ट ये कॉन्स्टिट्यूट होता है बोमेन्स कैप्सूल, पीसीटी, एक एक करके डील करेंगे, लूप ऑफ हेनले प्लस डीसीटी प्लस कलेक्टिंग डक्ट। ये है इनके ट्यूब्यूलर नेटवर्क। तो दो हिस्से में बांटते हैं हम लोग, पहला है कैपिलरी नेटवर्क, दूसरा है ट्यूब्यूलर नेटवर्क। कैपिलरी नेटवर्क के हिस्से हैं ग्लोमेरुलस, पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज, वासा रेक्टा। वासा रेक्टा एक्चुअली पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरी का ही हिस्सा है। ट्यूब्यूलर नेटवर्क, ट्यूब्यूलर यानी ट्यूब्स, ट्यूब जो आपस में एक नेटवर्क बना रहे हैं, उसमें आते हैं बोमेन्स कैप्सूल, उसमें आते हैं पीसीटी यानी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, फिर आता है लूप ऑफ हेनले, एक यू शेप स्ट्रक्चर रहता है, उसे लूप ऑफ हेनले कहते हैं। फिर है डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, देन डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आगे जाके आता है कलेक्टिंग डक्ट में, और कलेक्टिंग डक्ट फिर जाके लार्जर कलेक्टिंग डक्ट होते हुए जाके रीनल कैलिसिस में खुलता है थ्रू द रीनल पिरामिड्स। एक एक करके फिर जब इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, डायग्राम देखेंगे तो और क्लियर होगा। कहां पर? वासा रेक्टा, RECTA।
इसे हम लोग कहते हैं ग्लोमेरुलस। पहले यहां तक आइए, स्पेस छोड़ दीजिएगा, पेज में कंजूसी नहीं करना है। हम लोग प्लेस करते जाएंगे डायग्राम के पोर्शंस को और उनको साथ ही में डिस्क्रिप्शन में डील करते जाएंगे। स्ट्रक्चरल पार्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब इसके आप फंक्शन डील करेंगे तो पोर्शंस जिनके बारे में बात हो रही है वो इमेज क्लियर होना चाहिए। कहां फंस गए? मुंह कम और हाथ ज्यादा चलाइए। कोई डाउट है यहां तक में? अभी जो स्ट्रक्चर ड्रॉ हुआ है क्योंकि इनके बारे में इंफॉर्मेशन भी लेना है, इसलिए डायग्राम थोड़ा साफ सुथरा तरीके से और थोड़ा स्पेस लेके बनाइएगा। हो गया सिंप्लीफाइड, इसको हम लोग रखेंगे। तो हम लोग पहला हिस्सा देखें ग्लोमेरुलस, और ग्लोमेरुलस किसका हिस्सा है? कैपिलरी नेटवर्क का, है ना। इसलिए देखिए यहां पे ढेर सारे कैपिलरीज हैं, तो हम लोग उसको एक नेटवर्क की तरह, एक जाल की तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एग्जैक्ट बुक पे जैसा इमेज देता है उसको इमिटेट करना मुश्किल होता है, इसलिए हम लोग सिंप्लीफाइड वे में उसे इस तरीके से दिखाते हैं। एक मेशवर्क है, बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज के एक जगह झुरमुट है या झुंड है। वो एक ऐसी व्यवस्था है, देखिए अगर मान लेते हैं एक रोड आता है और उसके बाद मल्टीपल गलियों में वो बाइफरकेट कर जाता है और सारी गलियां आकर, सारे लेन्स आकर एक जगह मिले, इट इज समथिंग लाइक दैट। तो एक तरफ से आना है, दूसरी तरफ से निकलना है, ठीक है। तो देखिए इस तरफ से ब्लड आ रहा है और इधर से ब्लड एग्जिट हो रहा है, राइट। तो जिससे ब्लड इसको मिल रहा है वो है एफरेंट आर्टेरियोल। जिससे ब्लड इसे मिल रहा है वो है एफरेंट आर्टेरियोल, और जिससे ब्लड वापस निकल रहा है वो है इफरेंट आर्टेरियोल। तो एफरेंट आर्टेरियोल आने के बाद मल्टीपल ब्रांचिंग इसकी होती है, ठीक है। अगर मल्टीपल ब्रांचिंग होगी तो देखिए मेन स्टेम जो हुआ, मतलब जो मेन ब्लड ड्रेन करने वाला कैपिलरी है, उससे भी फाइन कैपिलरीज के ब्रांचेस इसमें निकलेंगे, है कि नहीं। ये ऐसा चीज है जैसे मान लीजिए नल में पाइप लगा हुआ है और पाइप से बाहर पानी निकलने के रास्ते को लगातार आप धीरे 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 घटाते जा रहे। बाहर निकलने वाला पानी जब नहीं रुकावट था तब कैसे गिर रहा था? ऐसे थोड़ा ऐसा फ्लो था, लेकिन जैसे जैसे आप उसका रास्ता रोकेंगे, बैक प्रेशर वो ले नहीं पाएगा, पीछे जा नहीं सकता है पलट के, तो पानी को एनी हाउ आगे ही बढ़ना है। वैसे स्थिति में क्या होगा? पानी डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल करने लगेगा, होगा ना। तो ऐसा क्यों हुआ? प्रेशर बढ़ गया, इसलिए ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करने लगा। सेम चीज यहां पे होता है, जब रिपीटेड ब्रांचिंग इसमें होगी तो नतीजा क्या होगा? आने वाला ब्लड आगे बढ़ने के लिए काफी तंग रास्ते से गुजर रहा होगा, एंड दिस इज द वे बाय विच इट एक्चुअली इंक्रीजेस द ब्लड प्रेशर। जब तक प्रेशर नहीं बढ़ेगा ब्लड फिल्टर नहीं होगा, सो दिस इज हाउ इट इंक्रीजेस द ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो हर एक के इंपॉर्टेंस है, वहां तक हो गया। अब देखिए
पहला चीज इसमें हम लोग को जो मिला वो है कैपिलरी एंड इट्स नेटवर्क। बुक के स्टाइल में चलेंगे तो कैपिलरी जहां और उसके कांटेक्ट में जहां पे ट्यूब्यूलर नेटवर्क आए सबको साइमल्टेनियसली डील करता चला है। वह बेटर होगा कि एक बार आप कैपिलरी नेटवर्क देख लें, एक बार ट्यूब्यूलर नेटवर्क देख लें, उसके बाद जब दोनों को समझ गए फिर देखिए कौन कहां पे इन कांटेक्ट आ रहा है तो आगे बढ़ते चलेंगे, हमारे लिए आसान होगा। अब देखिए कैपिलरी नेटवर्क, इसमें पहला हिस्सा है ब्लड enters through afferent arteriole into glomerulus। इस कैपिलरी नेटवर्क का पहला हिस्सा, राइट। इन ग्लोमेरुलस द कैपिलरी repeatedly branches into smaller and more smaller capillaries। So moving blood experiences high pressure, इसलिए क्या होगा, ब्लड प्रेशर इसमें बढ़ता चला जाएगा क्योंकि पास आउट होने के लिए रास्ते छोटे पड़ते जा रहे है ना। दिस इज द रीजन। अब एंटर करने का रास्ता किससे, एफरेंट, निकलने का रास्ता किससे, इफरेंट। ब्लड मूव्स आउट थ्रू efferent arteriole from glomerulus। अभी इफरेंट आर्टेरियोल नीचे उतरने के बाद यहां पे जो आप ट्यूब्यूलर नेटवर्क देख रहे हैं, इस ट्यूब्यूलर नेटवर्क को बुरी तरीके से एनसर्कल करता है, चारों तरफ से घिरता है। ऐसे आया, इसको घेरा, फिर यहां से बाहर निकला, एक ब्रांच ऐसे गया, दूसरा ब्रांच नीचे की तरफ आया।
अब ये ऊपर की ओर जाता जाएगा और ये जो ब्रांचेस इससे निकले थे वो आके इससे जुड़ते जाएंगे। इसको क्रॉस करेगा और ये चल देगा रीनल वेन की ओर। ये इफरेंट आर्टेरियोल आया, देख रहे हैं? आने के बाद इसको इस तरफ से घेरा, घेरने के बाद एक ब्रांच निकला जो इस तरफ गया, दूसरा ब्रांच नीचे की ओर गया, ठीक है? फिर आने के बाद इसको एक बार दो बार टर्न किया, फिर कुछ ब्रांचेस इस तरफ निकले, रेस्ट नीचे की ओर गया, और ये फैशन रिपीटेडली चलता रहता है। अंत में एक जगह पे यू टर्न लेता है, एंड दिस एरिया इज एक्चुअली कॉल्ड वासा रेक्टा। दिस एरिया ऑफ द ब्लड कैपिलरी इज वासा रेक्टा, ठीक है? और बाकी ये जो आप कैपिलरी का नेटवर्क देख रहे हैं, दिस कैपिलरी नेटवर्क, ये आगे आएगा, दिस कैपिलरी नेटवर्क is called peritubular network. ये कैपिलरी नेटवर्क पेरिट्यूबुलर नेटवर्क कहलाता है। तो हम लोग इसको भी देख चुके। पेरिट्यूबुलर नेटवर्क कैसे बन रहा है, टिब्यूल के चारों तरफ घूम रहा है, इसलिए पेरीफेरी पे है, पेरिट्यूबुलर हो गया। नेटवर्क है ही, जाल बना हुआ है, एंड स्पेशल पार्ट वासा रेक्टा। सो दिस इज हाउ ए सिंगल यूनिट हैज कैपिलरीज एंड ब्रांचेस ऑफ इट्स रेस्पेक्टिव ब्लड वेसल्स। ठीक है, यहां तक आइए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये हिस्सा तो हो ही चुका। कैपिलरी नेटवर्क का दूसरा हिस्सा ये तो आपको बता रहा है कि ग्लोमेरुलस कैसे कॉन्स्टिट्यूट हुआ। अच्छा, सॉरी, सोचा हुआ नहीं, किया हुआ काम आता है। समझ में आ जाएगा, एक एक करके जब इसका डिस्क्रिप्शन लिखेंगे तो समझ में आएगा। इसीलिए बोले थे कंजूसी नहीं करने के लिए, पूरा पेज लेना था। जल्दी इसको पूरा कीजिए। हो गया?
लेफ्ट लंग और राइट लंग में से किसमें ज्यादा वॉल्यूम होता है? किसका वॉल्यूम ज्यादा होता है? लेफ्ट का या राइट का? हार्ट किस तरफ होता है? हार्ट। तो सोचिए, उस लंग को, लेफ्ट लंग को हार्ट के लिए भी स्पेस देना है, तो हाउ इट कैन हैव मोर वॉल्यूम देन द राइट? राइट लंग का वॉल्यूम ज्यादा होता है लेफ्ट लंग के मुकाबले। इसलिए देखिएगा, लोब्स होते हैं उसपे, है ना, बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है लंग में, वो फूलता है। तो राइट लंग में 3 लोब होते हैं और लेफ्ट लंग में 2 लोब होता है। एक लोब का जगह हार्ट कैप्चर किया हुआ रहता है। इसलिए देखिएगा, जिस समय कोविड हो रहा था उस समय HRCT हो रहा था, हाई रेजोल्यूशन कंप्यूटर टोमोग्राफिक स्कैन लंग्स का। उसमें देखिएगा मैक्सिमम स्कोर 25 था, 5 स्कोर एक लोब के लिए थे, और जिसका जितना लंग कैपेसिटी होता था उतना अपॉन 25 आता था। तो 25 से जितना कम हुआ यानी उसका लंग कैपेसिटी परसेंटेज उतना डिप्रेस किया, घट गया। मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस थिंग्स। समझ में आया? ये हो गया। अब देखिए, ब्लड वेसल्स ग्लोमेरुलस के फॉर्म में एंटर किए, रिपीटेड ब्रांचिंग हुई, बाहर निकला इफरेंट आर्टेरियोल बनके। इफरेंट आर्टेरियोल बनने के बाद अब ये क्या कर रहा है, आगे बढ़ता है और पेरिटिब्यूलर नेटवर्क बनाता है। रीजन क्या है? ये फिल्टर होने के लिए आया था और बहुत सारे मटेरियल यहां इन ट्यूब्यूलर नेटवर्क में रह गए। अब उन्हें सिस्टमेटिकली इसे वापस लेना है। दूसरा, उन चीजों को छोड़ देना है जो कि एक्चुअली में बॉडी के लिए टॉक्सिन है, वेस्ट है। प्लस बाहर निकलते समय बहुत सारी चीजें बॉडी से जो एसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं वो भी बाहर निकलते हैं। उन्हें, जैसे हम लोग कहते हैं ना, बाई बैक, उसी तरह से ये उन्हें एब्जॉर्ब बैक करते हैं। इस प्रोसेस को इसमें कहा जाता है रीएब्जॉर्प्शन। ठीक है? तो कहने का मतलब है, इसने जो फिल्टर करने के लिए मटेरियल अंदर डाले इस ट्यूब्यूलर नेटवर्क में, ट्यूब्स में, उनको वापस लेने के लिए उनका इतना चक्कर लगाता है ब्लड वेसल्स। समझ में आई बात? क्यों इतना रिपीटेड ब्रांचिंग है? दिस इज द रीजन। दूसरे तरीके से ऐसे समझिए, मान लीजिए हमें फिल्टर करना है, तो पहला फिल्टर का प्रिंसिपल क्या होगा? एक फिल्टर पेपर लगा दीजिए, है ना, जो मिक्सचर है उसको उस पर डाल दीजिए। जो कोर्स मटेरियल्स होंगे वो क्या होगा? फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएगा, और जो फ्लूइड है, वाटर है, वाटर में सॉल्युबल मटेरियल है, वो लीजिए नीचे चला जाएगा। तो ऊपर में क्या बचेगा? जो सेडिमेंट है वो, और नीचे क्या चला जाएगा? जो लिक्विड होगा वो फिल्ट्रेट। ठीक है? तो फिल्ट्रेशन का एक प्रिंसिपल ये हो सकता है। दूसरा प्रिंसिपल क्या है? आपको फिल्टर करना है मतलब क्या? मटेरियल को बाहर निकालना है। दूसरा प्रिंसिपल है कि सारे के सारे मटेरियल को बाहर निकाल दीजिए, लेकिन उसे एक जगह रखिए और फिर उससे चुनिए क्या हमें चाहिए, बारी बारी से उसे वापस ले लीजिए। यह भी एक तरीका है फिल्टर करने का। दोनों चीज चलता है। जैसे कहीं इंटरव्यू देने जाएंगे तो पहले ही आए हुए जितने कैंडिडेट्स हैं हॉल से ही देख के सीसीटीवी कैमरा से इसको रखना है, इसको रखना है, इसको इंटरव्यू के लिए बुलाना है, पर्सन एक्स, पर्सन वाई, पर्सन जेड, ABCD, आप आ जाइए, बाकी चले जाइए। एक सिस्टम ये है। दूसरा, सबको रख लिया और उसमें से बारी बारी से चुना, यह भी एक मेथड है सिलेक्शन का। उसी तरह से फिल्टर का आपको तरीका बताया, पहले टोटल चीज को ऑन स्पॉट फिल्टर पेपर के थ्रू फिल्टर आउट कर लीजिए। जो बाहर निकल गया सो गया, उसे वापस आने की जरूरत नहीं। जो अंदर रह गया वही मान लेते हैं डिजायरेबल मटेरियल फॉर एग्जांपल। इस तरह से दोनों अलग हो गए। यहां दूसरा प्रिंसिपल अप्लाई होता है, सारी चीजों को बाहर निकाल देता है और उसमें से सिलेक्टिवली रीअब्जॉर्प्शन कर करके जो चीज इसके लिए एसेंशियल है उसको वापस लिया जाता है।
तो अब सोचिए, अगर इस प्रिंसिपल से चलेगा तो जो भी कंटेंट ब्लड वेसल्स में है वो कहां आ जाएंगे? कैपिलरी में, इस कैपिलरी नेटवर्क में। अब इस कैपिलरी नेटवर्क की बात क्या है, खासियत क्या है? प्लाज्मा, जो ब्लड का फ्लूइड पार्ट है, उसके मैक्सिमम कंटेंट इसमें आ गए। तब उनमें से जो एसेंशियल है उसे वापस बुलाना है। तो अगर इसका पीछा नहीं करेगा तो वापस कैसे आएगा? दिस इज द रीजन वाई पेरिटिब्यूलर नेटवर्क, यानी ब्लड वेसल्स का एक नेटवर्क, इसको चारों तरफ से घेरा रहता है। और सफिशिएंट क्वांटिटी में, एप्रोप्रिएट क्वांटिटी में जब चीजें वापस आ जाती हैं तो ये वापस ब्लड स्ट्रीम में उन्हें भेज देता है। कॉन्सेप्ट समझ में आया क्यों इस तरह का इसका नेटवर्क है? इसका इंपॉर्टेंस आप समझा रहे हैं आपको। ब्लड में इसी में मिलेगा आपको फिल्ट्रेशन के दौरान। रीनल थ्रेशोल्ड एक टर्म होता है, उसका मतलब होता है कि कितने क्वांटिटी में, कितने अमाउंट में किसी सॉल्यूट को किडनी होल्ड कर सकता है। उससे ज्यादा अगर होगा उसे होल्ड नहीं करेगा, राइट? ब्लड शुगर, ग्लूकोज जो होता है ब्लड में, जो प्लाज्मा में डिसॉल्व होगा, 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, यानी पर 100 ml ऑफ ब्लड। इससे ज्यादा अगर ब्लड शुगर होगा, ब्लड ग्लूकोज होगा, तो किडनी उसे होल्ड नहीं करता, वो निकल जाता है। रीजन सिंपल है, सारा का सारा शुगर कहां गया? यहां कैपिलरी में, सॉरी ट्यूब्यूलर नेटवर्क, ट्यूब्स में, है ना। अब ये जो पेरिट्यूब्यूलर नेटवर्क है, ब्लड वेसल का नेटवर्क, ये इसे रीएब्सॉर्ब कर रहा है। रीएब्सॉर्प्शन की कैपेसिटी 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड है। तो नेचुरली क्या होगा, इससे अगर ज्यादा होगा तो किस में रह जाएगा? इसी में रह जाएगा, जो आगे चल के ड्रेन आउट हो जाएगा। एंड दिस इज द कंडीशन कॉल्ड एज डायबिटीज, है ना। जब यूरिन में शुगर आने लगे, दैट मीन्स रीनल थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर गया, और तब डायबिटीज मेलिटस होने के चांसेस ज्यादा होते। फिर सारे डिटेल इन्वेस्टिगेशन करने के बाद डिटरमिन किया जाता है वेदर इट इज डायबिटीज और इट इज टेम्पररी सॉर्ट ऑफ इवेंट। एनीवे, सो दिस इज द मैकेनिज्म दैट इट अप्लाइज। नेक्स्ट है इसके बाद द इफरेंट आर्टेरियोल moves ahead and vigorously encircle or surround the tubular network, making a loop at the bottom part and finally move to renal vein. कैपिलरी नेटवर्क की ये खास बात है। इफरेंट आर्टेरियोल आगे चल के विगरसली इसे एनसर्कल करता है, बनाएगा पेरिट्यूब्यूलर नेटवर्क। पेरिट्यूब्यूलर नेटवर्क बनाते समय बॉटम पार्ट में एक यू जैसा शेप बनाता है, यू टर्न लेता है, और फिर फाइनली धीरे धीरे ऊपर चलते हुए एंटर करता है, ड्रेन करता है रीनल वेन में। यही आप डाल दें द एफरेंट आर्टेरियोल, आया कहां से?
the afferent arteriole initiates from the renal artery. इस कहाँ गया, ये बॉटम है. और इसी बॉटम यू शेप स्ट्रक्चर को हम लोग वासा रेक्टा कर. राइट, यहां तक क्लियर है. अब आते हैं ट्यूब्यूलर नेटवर्क. यहां से शुरू हो रहा है. ग्लोमेरुलस को चारों तरफ से कप शेप्ड स्ट्रक्चर घेर के रखता है. दिस इज कॉल्ड बोमेन्स कैप्सूल. Initiates from Bowman's capsule. It is a cup-shaped structure surrounding, STR for structure, surrounding glomerulus. हो गया. इस तरफ का बोर्ड साफ करें, इधर का काम हो चुका. तो आप देखिएगा एक खास बात, ये स्पेशल पर्टिकुलरली एरिया बोमेन्स कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस, ये कंबाइंडली एक स्ट्रक्चर कंफर्म करते हैं और इसे कहते हैं हम लोग रीनल कॉर्पसल. टुगेदर with the glomerulus, the Bowman's capsule forms a conjugate called renal corpuscle और Malpighian body अब ये मल्पीजियन बॉडी, आई मीन जो
बोमेंस कैप्सूल है वो नीचे की ओर उतरता है और काफी ज्यादा, है ना, अप्स एंड डाउन्स, कॉन्व्यूलेशन उसे कहते हैं, टेढ़े मेरे रास्ते से होते हुए आगे बढ़ता है। दिस एरिया कॉन्व्यूलेशन, ठीक है। अब देखिए ये जो कॉन्व्यूलेशन है दो जगह मिलता है, एक इधर एक इस तरफ, लेकिन ये वाला कॉन्व्यूलेशन बोमेंस कैप्सूल के नजदीक है और नजदीक वाले एरिया को हम लोग प्रॉक्सिमिटी कहते हैं, इसीलिए इस एरिया का नाम पड़ा पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। यह है पीसीटी फॉर दिस रीजन। The Bowman's capsule opens into a convoluted tubule, proximal convoluted tubule, in short PCT। चूंकि पीसीटी इसके नजदीक है इसलिए ये प्रॉक्सिमल है। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल फिर नीचे की तरफ उतरता है और यू टर्न लेके ऊपर की ओर जाता है। तो ये जो यू टर्न वाला एरिया है इसका स्पेशली ट्यूब्यूल का, ये कहलाता है लूप ऑफ हेनले। जानते ही होंगे आप लोग, और इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं डिसेंडिंग लिम्ब, नीचे की तरफ उतरने वाला लूप ऑफ हेनले का, और ये असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। ये हो गया डिसेंडिंग लिम्ब और ये हो गया असेंडिंग लिम्ब। और इसके पीछे रीजन है, पीसीटी में आया हुआ यूरिन आगे बढ़ेगा तो नीचे की तरफ जा रहा है, तो डिसेंड कर रहा है, इसलिए इसे डिसेंडिंग लिम्ब कहा गया। लूप ऑफ हेनले क्रॉस करने के बाद यूरिन ऊपर की ओर जाएगा, इसीलिए इसे असेंडिंग लिम्ब कहा गया, राइट। और ये यू टर्न ले रहा है ये एरिया लूप ऑफ हेनले। तो ध्यान देने की बात है, इस तरफ लूप ऑफ हेनले और इस तरफ वासा रेक्टा, और ये ऑस्मोटिक बैलेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड एंड ब्लड के मेंटेनेंस में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो खास एरिया, इसलिए एनसीईआरटी बुक इसको स्पेशली हाईलाइट भी करता है, ठीक है। PCT proceeds through a U-shaped tube-like structure। पीसीटी जो है वो आगे बढ़ता है एक यू शेप स्ट्रक्चर से, कॉल्ड लूप ऑफ हेनले। और फिर ये लूप ऑफ हेनले ऊपर आने के बाद अपने असेंडिंग लिम्ब से
फिर से एक कॉन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर होते हुए ऊपर की ओर बढ़ता है। चूंकि ये दूसरा वाला कॉन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर बोवेंस कैप्सूल से दूर हो गया, इसलिए हो गया डीसीटी। इसे हम लोग कहते हैं डीसीटी, डिस्टेंट, दूर है कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। It proceeds through second convoluted tubule और इसे कहते हैं डीसीटी, यानी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। फिर फाइनली ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आगे बढ़ेगा और जिस लॉन्ग ट्यूब में ओपन होगा वो कहलाएगा कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, फाइनली तो हम लोग यहां पे देंगे डीसीटी opens into collecting duct many such collecting ducts open into a long tube और इसे कहते हैं लार्जर कलेक्टिंग डक्ट। और लार्जर कलेक्टिंग डक्ट फाइनली ओपन होते हैं रीनल पिरामिड में। दे finally open into renal pyramid और फिर देखते होंगे रीनल पिरामिड आके खुलता है रीनल पेल्विस में और रीनल पेल्विस फिर जाके यूरेटर एंड देन इनटू द यूरिनरी ब्लैडर। इस तरीके से ये ट्यूबुलर नेटवर्क बना हुआ रहता है। कई जगह पे दोनों चीज का, ब्लड वेसल्स का और ट्यूब्स का ओवरलैपिंग है, तो हम लोग जहां तक हो सके उन्हें सेपरेट करके अलग अलग पढ़े। फिर जब इसका फंक्शन देखेंगे नेफ्रॉन का, उस समय उनके कंबाइंड एक्शन को हम लोग देख पाएंगे। एक इंपॉर्टेंट नोट्स है, इन्हें एनबी करके लिखे। एनबी मतलब है नोटेड बाई, कृपया ध्यान दें। यहां जो आप देख रहे हैं एफरेंट आर्टेरियोल, ये एफरेंट आर्टेरियोल कई जगह कई मामले में देखा गया डीसीटी के बगल से होते हुए गुजरता है। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ऐसे देखने में लग रहा है कि बड़ा दूर है, डीसीटी इधर है ना, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ये काफी कंडेंस स्ट्रक्चर होता है, ये हम लोग अपने समझने के लिए इसे एलाबोरेट करके पढ़ रहे हैं, राइट।
तो बहुत सारे जगहों पे जहां जहां डीसीटी और एफरेंट आर्टेरियोल एक दूसरे के कांटेक्ट में आता है, वो सराउंडिंग एरिया एक स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू में कन्वर्ट करता है और उनके सेल्स को कहा जाता है जेजी सेल्स, और वो एरिया कहलाता है जेजी कॉम्प्लेक्स। नोटेड बाय में द एरिया where DCT and afferent arteriole are in close proximity, मतलब एक दूसरे के काफी नजदीक हैं, form a complex called juxtaglomerular complex, and cells of that area equal to JG cells, juxtaglomerular cells। तो ये डायग्राम है द नेफ्रॉन। कभी भी डायग्राम ड्रॉ करें, किस चीज का है उसे मेंशन करना कभी नहीं भूलें। सो दिस इज हाउ द नेफ्रॉन इज। इसके बाद हम लोग नेफ्रॉन के फंक्शन और किडनी से यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है वो चीज हम लोग देख पाएंगे। ठीक है, पॉज द वीडियो।